नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का सोशल मीडिया पेज। मैं हूं आशीष सिन्हा। आज बात करेंगे वक्फ बोर्ड कानून की। दरअसल वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर संसद में हंगामा मचा। जब संसद में इस बिल को पेश किया था किरण रिजिजू साहब ने, तो इसका व्यापक विरोध हुआ। फिर जेपीसी का गठन किया गया। जेपीसी में कुल 31 मेंबरान हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में गए। जेपीसी को जो अपनी रिपोर्ट थी वो पिछले शुक्रवार को जमा करनी थी, लेकिन जेपीसी के मेंबरान की तरफ से ये कहा गया कि अभी हमें 6 स्टेट्स और हैं। जो विपक्षी पार्टियों के जो लोग थे उन्होंने कहा कि 6 स्टेट्स और हैं जहां पे हमें दौरा करना है, जिसमें से उन्होंने कहा कि हमें इस समय यूपी में दौरा करना है, इसके अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल में दौरा करना है। और उसके बाद जो स्पीकर थे उन्होंने टेन्योर को बढ़ा दिया। लेकिन आपके मन में एक सवाल होगा कि आखिर ये वक्फ बोर्ड संशोधन बिल क्यों लेकर आया गया। दरअसल सरकार का ये मानना है कि वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए और मुस्लिम समाज में ही एक लंबे अरसे से मांग चल रही थी, जिसमें यह कहा जा रहा था कि इस एक्ट में बदलाव किया जाए। सरकार जो संशोधन विधेयक लेकर आ रही है, इसमें सरकार जो है महिलाओं की जो हिस्सेदारी है वो भी इसमें बढ़ा रही है। लेकिन एक सवाल यह है कि आखिर ये वक्फ की जो अवधारणा है वो कहां से आई। दरअसल दिल्ली सल्तनत के समय एक इतिहासकार ने लिखा है कि वक्फ की जो पहली बार जो जिक्र मिलता है वो दिल्ली सल्तनत में मिलता है। सुल्तान मोहम्मद गौरी जिसे हम कहते हैं की ओर से मुल्तान की जामा मस्जिद को एक गांव को समर्पित किया गया था। फिर साल 1923 में अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान मुसलमान वक्फ अधिनियम इसे विनियमित करने का पहला प्रयास किया। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और 1954 में पहली बार भारत में वक्फ अधिनियम संसद की ओर से पारित किया गया। 1995 में इस वक्फ अधिनियम को बदला गया, जिसमें वक्फ बोर्ड को पहले से ज्यादा शक्तियां दे दी गई। शक्ति के इजाफे में अतिक्रमण और वक्फ संपत्तियों के अवैध पट्टे और बिक्री की जो शिकायतें थी उसके हिसाब से लगातार बढ़ती गई जब इन शक्तियों को बढ़ाया गया। फिर साल 2013 का वो दौर आया जिसने एक नए विवाद को जन्म दिया। दरअसल उस समय वक्फ बोर्ड में संशोधन किया गया था और इस अधिनियम के तहत जो मुस्लिम दान के नाम पर संपत्तियों का दावा करने के लिए उन्हें असीमित जो शक्तियां थी वो प्रदान कर दी गई थी। और यही एक मुख्य वजह रहा कि वक्फ बोर्ड को लेकर जो लगातार बदलाव की मांग की जा रही थी। लोग अभी तक ये माना जाता है कि देश में जो तीसरी सबसे ज्यादा जो प्रॉपर्टी है यानी भूमि को अगर देखा जाए तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। रेलवे, इसके अलावा हमारी फोर्सेस यानी सेना के बाद जो तीसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है वो वक्फ के पास है। एक का अधिनियम है। दरअसल जब वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक जब किरण रिजिजू साहब ने पेश किया था संसद में, तो उसमें एक अधिनियम था, अधिनियम 40, जिसको लेकर जो बहस है वो छिड़ गई। ये 2013 में संशोधित किया गया था, जिसमें बोर्ड का मानना था कि कोई भी संपत्ति वक्फ की संपत्ति है तो वो खुद की जांच कर सकती है और वक्फ होने का दावा कर सकती है। अगर उस संपत्ति पर कोई रह रहा हो तो उसकी आपत्ति जो है वो वक्फ ट्रिब्यूनल में ही की जा सकती है और ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती हाई कोर्ट में नहीं दी जा सकती, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में आता था। अब यही एक जटिल विषय था। दरअसल उसमें होता यह था कि मान लीजिए कि ए नाम का एक व्यक्ति है, उसकी जमीन पर वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया कि ये जमीन मेरी है, तो फिर उसका जो निपटारा होगा वो वक्फ ट्रिब्यूनल में होगा। उसे वक्फ ट्रिब्यूनल में ही ए नाम के व्यक्ति को जाना होगा, वो हाई कोर्ट का रुख नहीं कर सकता उस फैसले के खिलाफ। अच्छा, वक्फ ट्रिब्यूनल में कौन लोग होंगे? वक्फ ट्रिब्यूनल में इन्हीं के लोग होंगे। अच्छा, मुतवल्ली कौन होगा? जो यानी जो ये देखने जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी एक की है या फिर वक्फ की प्रॉपर्टी है, वो भी उनका आदमी होता था। तो इससे जो लिटिगेशन था यानी जो अदालत में जो याचिकाएं थी वो बढ़ने लगी। तकरीबन इस समय देश में मौजूदा समय की मैं बात करूं तो 16,000 याचिकाएं देश के अलग अलग हिस्सों में वक्फ बोर्ड को लेकर की संपत्ति को लेकर दाखिल की गई है। अगर हम बात करें एएसआई की, चूंकि एएसआई की कई सारे धरोहर है जिसको वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया। मुझे ध्यान में है कि 1994 में ताजमहल को भी एक व्यक्ति ने क्लेम कर दिया और ये कहा कि ताजमहल की जो प्रॉपर्टी है दरअसल ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। वक्फ ट्रिब्यूनल में मामला गया, वक्फ ट्रिब्यूनल ने घोषित कर दिया कि भाई ये तो वक्फ की प्रॉपर्टी है। फिर ये जो एएसआई थी यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये पूरे विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले की सुनवाई की तो उन्होंने पूरे ही वक्फ ट्रिब्यूनल का जो आदेश था उस पर रोक लगा दी और कहा कि ये किस तरह के आदेश जो है वो पारित हो रहे हैं। और उसके बाद ये सबसे ज्यादा चर्चा में है। लेकिन 4 और ऐसे मामले हैं जो मुझे लगता है कि आपको बताने चाहिए। 2022 में तमिलनाडु ने के एक वक्फ बोर्ड ने हिंदुओं के बसाए एक पूरा गांव था,
थिरुचेंदुरई, इस पूरे गांव पर वक्फ का दावा ठोक दिया। बेंगलुरु का ईदगाह मैदान, इस पर भी 1950 में वक्फ संपत्ति के तहत दावा ठोका गया। सूरत नगर निगम का को भी वक्फ संपत्ति ने दावा घोषित कर दिया। कोलकाता के ट्रॉलीगंज क्लब, रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब, बेंगलुरु में आईटीसी विंडसर होटल की भूमि को भी वक्फ बोर्ड का दावा किया गया और यहीं से ये पूरे विवाद की जड़ है। अब दरअसल सरकार जो संशोधन लेकर आ रही है, मैं आपको संक्षेप में बताता हूं कि क्या क्या है। सरकार ये कह रही है कि भाई वक्फ बोर्ड में मेंबरान तो आप ही के रहेंगे, लेकिन उसमें कुछ नए मेंबरान, महिलाओं को उसमें थोड़ी सी जिम्मेदारियां मिलेगी। 2 लोग पार्लियामेंट के भी उसमें रहेंगे। अब उसमें क्या हो गया कि पहले जो मुतवल्ली जाते थे, यानी मुतवल्ली पहले जो जाते थे ये देखते थे कि ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं है। अब उसकी जगह पर कोई जाएगा तो वो डीएम जाएंगे, यानी जो जिलाधिकारी है वो ये तय करेगा कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं है। दूसरी बात, वक्फ ट्रिब्यूनल के जो फैसले थे जिन्हें हाईकोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है, इस संशोधन के जरिए अब उसे 90 दिनों के भीतर हाईकोर्ट में दी जा सकती है। तीसरी बात कि अब किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी ऐसे ही घोषित नहीं किया जाएगा जब तक उसकी पूरी छानबीन ना की जाए, ना ही मुकदमा चला जाएगा। तो मेन जो पूरे विवाद की जड़ है वो यही है कि वक्फ बोर्ड को जो असीमित जो शक्तियां 2013 में दी गई थी, उसको सरकार यहाँ पे क्लब थोड़ा सा कम करना चाहती है और उसके पीछे भी कई तरह की खामियां हैं। वक्फ बोर्ड की तरफ से आरोप मुस्लिम कुछ संगठनों की तरफ से ये भी लगाया गया है कि वक्फ बोर्ड जो है, जिन्हें मजलूम मुस्लिम महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, हॉस्पिटल के लिए, विश्वविद्यालयों के लिए या विद्यालयों के लिए काम करना चाहिए था, वो वक्फ बोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकार बेसिकली पारदर्शिता लाने के लिए ये पूरा काम कर रही है। आज की तारीख में जो 2013 का जो संशोधन हुआ था जिसमें वक्फ बोर्ड को अनलिमिटेड पावर दिया गया था, वो अभी भी वक्फ बोर्ड के पास मौजूद है। चूंकि जेपीसी का टेन्योर बढ़ा दिया गया है, अब अगले सत्र में यानी 2025 में जब बजट सेशन होगा तब जेपीसी को अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी। उसके बाद फिर यह बिल दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। अब देखना होगा कि लोकसभा में पास, चूंकि संख्या बल तो है ही एनडीए गवर्नमेंट के पास, लोकसभा में भी है, राज्यसभा में भी है, लेकिन सरकार ये चाहती है कि सभी को एक साथ एक पिच पर लेकर आया जाए। तो बेहद दिलचस्प होगा अगला सत्र। और ये थी वक्फ बोर्ड में क्या कुछ सरकार के हिसाब से कमियां थी जिनको सरकार ट्रैक पर लाना चाहती थी। उनका ये कहना था कि नहीं, ये हमारे धर्म में छेड़छाड़ है। सरकार का ये कहना था कि जो वक्फ एक्ट जो पार्लियामेंट से ही बना, तो पार्लियामेंट इसमें संशोधन कर सकती है और ये पहली बार नहीं होगा, इससे पहले भी कई बार हो चुका है। तो मुझे लगता है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपके मन के अंदर कोई सवाल होगा तो मैं उस कमेंट को पढ़ने के बाद आपको जवाब जरूर दूंगा। अभी के लिए आप सबका शुक्रिया। फिर किसी दिन किसी नए विषय के साथ आपके साथ मैं मुखातिब होऊंगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।